नमस्कार। नई परख पर आप सब लोगों का स्वागत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार के तीखे आरोप लगे हैं। कल द इंडियन एक्सप्रेस में इस तरह के आरोपों का एक से संबंधित एक पूरी समाचार श्रृंखला प्रकाशित हुई थी, जिसमें बताया गया कि मोहन यादव के परिवार के तमाम सदस्यों ने बहुत सारी जमीनें खरीदी हैं और उज्जैन शहर के आसपास से जमीनें खरीदी गई हैं। आरोप यह लगा कि मोटे तौर पर जो मोहन यादव हैं, उनके द्वारा अपने पद पर रहते हुए कुछ खास तरह की जानकारियां, ऐसा लगता है कि अपने परिवार के सदस्यों को दी गई और इन सदस्यों ने जमीनें खरीदी, जिससे काफी मोटा फायदा उन्हें होता हुआ दिख रहा है। तो ये सीधे तौर पर करप्शन का एक मामला है। लेकिन इस करप्शन के मामले में जो अलग-अलग तरह की टीका टिप्पणियां आई हैं, अगर हम उन पर ध्यान दें तो यह बात साफ हो जाती है कि हमारे देश की राजनीति एक खास दिशा में आगे बढ़ रही है। आज के इस कार्यक्रम में मैं इन्हीं टिप्पणियों के बारे में एक छोटी-सी विवेचना आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो यह है कि जब मोहन यादव पर ये इस तरह का आरोप लगा, तो सीधे तौर पर मोहन यादव के द्वारा इसे नकारा गया, उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा इसे नकारा गया और यह कहा गया कि हम तो रियल एस्टेट के बिज़नेस में हैं, तो हम इस तरह का काम करने के लिए स्वतंत्र हैं या हम इस तरह का काम करते रहते हैं। लेकिन ज़्यादा रोचक बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस पर पूरी तरह से एक खामोशी ओढ़ ली। उससे भी ज़्यादा रोचक बात यह है कि गोदी मीडिया ने इस पर कोई खास चर्चा करने की ज़रूरत नहीं समझी। अगर यही आरोप किसी विपक्षी दल के नेता के ऊपर लगा होता, यही आरोप तेलंगाना के मुख्यमंत्री के ऊपर लगा होता या हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर लगा होता या भगवंत मान के ऊपर लगा होता, जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, तो गोदी मीडिया का पूरा रवैया अलग होता। तो 2 तरह की प्रवृत्तियाँ हम साफ तौर पर देख सकते हैं। पहली प्रवृत्ति यह है कि मुद्दे पर चर्चा ही मत करो और दूसरी प्रवृत्ति यह है कि मुद्दे पर तभी चर्चा करो जबकि उससे भारतीय जनता पार्टी का कोई खास लेना देना ना हो। और यह बात महत्वपूर्ण है कि जो अयोध्या में जो चंदा चोरी जिसे हम कहते हैं या चढ़ावा चोरी कहते हैं, वो पूरा जो मसला है, उसकी चर्चा जो गोदी मीडिया में हो रही है, अगर आप उसे ध्यान से देखें तो वहां भी ऐसा लगता है कि एसआईटी के माध्यम से जो पूरे मामले की लिपापोती की कोशिश हो रही है, गोदी मीडिया उसे ही लेजिटिमेसी या वैधता प्रदान कर रहा है। तो यह जो एक पूरी स्थिति है, वह इस बात को दर्शाती है कि हमारी राजनीति में भ्रष्टाचार तभी भ्रष्टाचार माना जाएगा, जब उससे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को लाभ हो रहा हो। अगर उससे उन्हें राजनीतिक नुकसान होने की संभावना है, तो एक पूरी खामोशी ओढ़ ली जाती है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और आरएसएस के द्वारा और गोदी मीडिया के द्वारा। और यह मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, ऐसे भ्रष्टाचारियों की एक लंबी श्रृंखला है, जो भारतीय जनता पार्टी में आए और उनके ऊपर लगे तमाम केसेस रोक दिए गए। उनके ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप थे, उसे नेपथ्य में धकेल दिया गया और ऐसे भी कई नेता हैं जिन्हें बड़े पद मिले। शुभेंदु अधिकारी जो कि अभी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, वो तो कैमरे पर कैश लेते हुए पकड़े गए थे और खुद प्रधानमंत्री ने उनका माखौल उड़ाया था और चूंकि उस समय वो टीएमसी के थे, तो टीएमसी का माखौल उड़ाया था। उसी तरीके से हेमंत विश्व शर्मा के संदर्भ में भी काफ़ी गंभीर आरोप हैं और उस पर भी काफ़ी ज़्यादा आक्रामक होकर भारतीय जनता पार्टी ने एक स्टैंड लिया था। लेकिन आज के दिन में ये दोनों ही महानुभाव अलग-अलग राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। और ऐसे तमाम उदाहरण दिए जा सकते हैं, जहां पर हम यह पाते हैं कि भ्रष्टाचार करने वाला नेता जब भारतीय जनता पार्टी में आता है, तो उसे पवित्र मान लिया जाता है और जो तथाकथित मुख्य धारा का मीडिया है या गोदी मीडिया है, वह भी इसके बारे में चर्चा नहीं करता। अगर हम मोहन यादव के मामले पर विचार करें, तो इससे काफ़ी छोटा मामला आदर्श घोटाले का मामला था, जो कि एक खास नेता यानी अशोक चौहान से जुड़ा हुआ था। अशोक चौहान को उस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। बाद में वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और उनके भ्रष्टाचार के मामले की कोई चर्चा नहीं करता। अजित पवार ने भी इसी तरीके से भ्रष्टाचार के मामलों से एक तरह की मुक्ति हासिल की थी। लेकिन जो यह एक स्थिति है, उसके विपरीत अगर हम कुछ दूसरी प्रतिक्रियाओं पर ध्यान दें, तो उससे भी हमारे देश की राजनीति के खास तरह के चरित्र का या फिर हम कहें विपक्ष के भ्रम का पता चलता है। कांग्रेस पार्टी ने काफ़ी आक्रामक होकर हमला किया मोहन यादव पर, भारतीय जनता पार्टी पर, आरएसएस पर। लेकिन सबसे ज़्यादा रोचक टिप्पणी रही जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं अखिलेश यादव उनकी। अखिलेश यादव जी ने यह कहा कि यह कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, ये एक छोटा-सा मसला है और वो लोग रियल एस्टेट के बिज़नेस में हैं, तो इसे बहुत बढ़ा-चढ़ा कर प्रस्तुत किया जा रहा है और इसका कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी को
3 मुख्यमंत्रियों को हटाना है, एक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, एक राजस्थान के मुख्यमंत्री और फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और इसके लिए एक माहौल तैयार करने की कोशिश की जा रही है। फिर उन्होंने यह भी जोड़ा कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने खुद 300 से 600 एकड़ ज़मीन पर कब्ज़ा किया हुआ है, उसके मसले को क्यों नहीं उठाया जाता है? अब यहाँ पर जो पूरा अखिलेश यादव का बयान है, उसका एक राजनीतिक निहितार्थ है। एक तरीके से वो यादव मतदाताओं को यह संदेश दे रहे हैं कि एक यादव नेता अगर खतरे में आया है, तो उस पर वो हमला नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसके प्रति एक हमदर्दी जता रहे हैं। अखिलेश यादव की राजनीति का यह एक खास तरह का अंदाज है, जिसमें कि वो यह कोशिश करते हैं कि व्यक्तिगत स्तर पर एक तारतम्य वो अलग-अलग दल के नेताओं से बनाकर रखे। बृजभूषण शरण सिंह भी इस बात की खुशी जताते रहे हैं कि जब उन पर आरोप लगा, जब महिला कुश्ती पहलवानों ने उन पर आरोप लगाए, तब समाजवादी पार्टी के मुखिया ने एक तरह से खामोशी ओढ़ ली और उनका मौन समर्थन किया। तो वहाँ भी अखिलेश राजनीतिक फायदे को नाप-तौल कर देखते हुए कुछ कहते हुए नजर आए थे। मोहन यादव के मामले में भी वो ऐसा ही करते हुए नजर आ रहे हैं। अब अगर अखिलेश यादव के इस बयान को हम देखें, तो इसमें कई तरह के अंतर्विरोध हैं। क्या भ्रष्टाचार नहीं है या जाँच से पहले अपने एक विरोधी दल के नेता को जो वो सर्टिफ़िकेट दे रहे हैं, वो सही है? क्या यह उनकी राजनीति में फिट बैठता है? या फिर जब वो यह कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ही 300 से 600 एकड़ तक ज़मीन हथियाई है, तो विपक्ष के नेता के रूप में उन्होंने व्यवस्थित रूप से यह कोशिश की कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा किया जाए। लेकिन हम यह पाते हैं कि अखिलेश यादव इस मामले पर काफ़ी धीमे नज़र आते हैं। वो तरह-तरह से हमला करते हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने मीडिया में या आम लोगों के बीच में यह कैंपेन चलाने की कोशिश नहीं की कि आदित्यनाथ खुद ही भ्रष्ट नेता हैं। इसके बजाय एक जो छवि योगी आदित्यनाथ बनाने में सफल रहे हैं कि मुझे पैसे से कोई लेना-देना नहीं है और हो सकता है कि मैं बाकी तरह की राजनीति करता हूँ, पर पैसे का घपला मेरे यहाँ नहीं होता है। उस छवि को समाजवादी पार्टी ने कहीं न कहीं मजबूती ही प्रदान की है, क्योंकि अगर उसके मुखिया को यह पता है कि ज़मीनों का घपला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, तो वो जब उसे उजागर नहीं कर रहे, तो उनकी मदद ही कर रहे हैं। मैं कहना यह चाह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी या फिर अन्य तमाम जो क्षेत्रीय दल हैं और कुछ हद तक जो कांग्रेस के भीतर भी नेता हैं, यानी कि पूरा जो विपक्ष का कुनबा है, उसके भीतर भी भ्रष्टाचार को लेकर एक तरह का संशय नज़र आता है। और हम सब यह जानते हैं कि तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर, जमीनी स्तर के कार्यकर्ता या छुटभइये नेताओं पर भी भ्रष्टाचार का तीखा आरोप लगा है और यही हाल अन्य तमाम क्षेत्रीय दलों में भी है। लालू प्रसाद यादव के परिवार के पर भी या उनकी जीवन शैली पर, उनकी कार्यशैली पर भी अगर हम ध्यान दें, तो यह लगेगा कि उनके पास आय से ज़्यादा संपत्ति है। उसी तरीके से समाजवादी पार्टी के भीतर भी यह स्थिति दिखती है कि भ्रष्टाचार के आरोपों के मामले में वो बहुत ही एक घबराने वाली स्थिति में है। मैं कहना यह चाह रहा हूँ कि जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, उस पर विपक्ष अगर सख्त रुख नहीं अपना पाता है, तो उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि खुद विपक्ष के नेता इस तरह के मामलों में पाक-साफ नहीं हैं। और यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि वे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को एक तरीके से पास देते हुए नज़र आते हैं कि भैया आप इस मामले से निकल जाइए, हम इस मामले पे बहुत ज़्यादा तूल नहीं देंगे, हम इस मामले को बहुत खींचेंगे-तानेंगे नहीं। शायद इसका बड़ा कारण यह है कि खुद उनका भी एक तरीके से अस्तित्व इसी तरीके से भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरा हुआ है। शायद उन्हें यह खतरा है कि अगर वे भ्रष्टाचार के मामलों को ज़्यादा तूल देंगे, तो हो सकता है कि केंद्र सरकार उनके ऊपर भी दबाव बनाना शुरू कर दे। बहुत सारे लोग यह कहते हैं, मानते हैं कि मायावती जी की राजनीति इसी कारण से अत्यंत सीमित हो गई कि उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप की तलवार लगातार लटकती रहती है। तो यह स्थिति जब तक विपक्ष की राजनीति में रहेगी, वह एक आक्रामक राजनीति नहीं कर पाएगी। सबसे रोचक और दुखद भी हम कह सकते हैं, हालाँकि ये अनपेक्षित नहीं है, वह है आरएसएस की तरफ से खामोशी को ओढ़ लेना। आरएसएस की तरफ से खामोशी को ओढ़ लेना अनपेक्षित इसलिए नहीं है, क्योंकि जो लोग आरएसएस के जानते हैं आरएसएस को, उनका साफ तौर पर यह मानना है कि आरएसएस का एक खास तरह का लक्ष्य है, वह एक खास तरह का समाज बनाना चाहते हैं, सत्ता सुख उन्हें आनंद दे रहा है, तो वो कुछ ऐसे मसले पर स्टैंड नहीं लेना चाहते हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी को या उसके नेताओं को कोई दिक्कत हो। खासतौर पर उस स्थिति तक, जब तक वो नेता या भारतीय जनता पार्टी की सरकार आरएसएस के हितों को पूरा कर रही है और हितों से मतलब सिर्फ व्यापक एजेंडे से नहीं है, बल्कि उनकी सुख-सुविधाओं से भी है।
तो अगर मोहन भागवत जी की सुरक्षा मिली हुई है, वो जहाँ भी जाते हैं उन्हें इम्पोर्टेंस मिलता है, उन्हें एक राजकीय अतिथि के तौर पर ट्रीट किया जाता है, तो हिंदुस्तान में अगर उनका ये रुतबा है, तो फिर वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भ्रष्टाचार के प्रति अपनी आँखें ही मूंदे रहेंगे। और यह जो स्थिति है, वह तथाकथित राष्ट्रवादी, तथाकथित चरित्र निर्माण पर बल देने वाले संस्था की असलियत को भी हमारे सामने लाता है। तो कुल मिलाकर स्थिति यह है कि भ्रष्टाचार किसी के लिए भी बड़ा मुद्दा नहीं है, राजनीतिक शुचिता किसी के लिए भी बड़ा मुद्दा नहीं है। बस मसला यह है कि किसी भी तरीके से विपक्षी दलों को हम चित कर दें। तो अखिलेश जी अगर बहुत सख्त रवैया मोहन यादव के भ्रष्टाचार पर नहीं अपनाते हैं, तो शायद इसलिए कि वो अपने राज्य के यादव मतदाताओं को साधना चाहते हैं, शायद इसलिए कि वे यह चाहते हैं कि एक ऐसी स्थिति बनी रहे, जहां पर वो भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक रूप से घेरे और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे को बहुत बड़े राजनीतिक मुद्दे के रूप में सामने ना आने दें। तो इसके कारण से आज के दौर में हम यह कह सकते हैं कि हमारे देश की राजनीति भ्रष्टाचार के मुद्दे पर केंद्रित नहीं है, बल्कि मुख्य मुद्दा यह है कि भ्रष्टाचार किसका सामने आ रहा है। मुख्य मुद्दा यह है कि भ्रष्टाचार के को सामने जिसका भ्रष्टाचार सामने आ रहा है, उसे राजनीतिक रूप से सेट करना है या नहीं करना है, या फिर उसे उसकी औकात याद दिलानी है कि भैया ज्यादा उड़ो मत, अदरवाइज आपके ऊपर हम कार्रवाई कर सकते हैं। तो यह जो ये स्थिति है, वह यह दिखाती है कि हमारी पूरी राजनीति जो है, वह नैतिक मूल्यों के संदर्भ में काफी नीचे की तरफ जा रही है। ये ऐसी स्थिति नहीं है कि हम इसका जश्न मना सकें, हम इस पर खुशी व्यक्त कर सकें, लेकिन स्थिति यही है और इस संदर्भ में ही हमें अपने देश की राजनीति को देखना होगा। एक बात बार-बार यह कही जाती है कि भ्रष्टाचार जब किसी वंचित समूह के नेता का होता है, तो उसे ज़्यादा उठाया जाता है और अगर वह किसी अगड़ी जाति के नेता का होता है, तो उसे धीरे से पीछे कर दिया जाता है और इस बात में सच्चाई है। अगर लालू प्रसाद यादव जी आज तक चारा-चोर हैं, तो उसका कारण यही है कि वो पिछड़ी जाति से हैं और अगर जगन्नाथ मिश्रा जी के भ्रष्टाचार की उस तरीके से चर्चा नहीं होती है, तो इसका कारण यह है कि वे जगन्नाथ मिश्रा हैं। लेकिन ऐसा कहने के बाद हम लालू प्रसाद यादव जी के पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों से आँख नहीं मूंद सकते हैं। हम मुलायम सिंह यादव के कुनबे पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों से आँख नहीं मूंद सकते हैं। हम मोहन यादव के परिवार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों से आँख नहीं मूंद सकते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे, तो एक नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों से पीछे हट रहे होंगे। आज की अपनी इस चर्चा को मैं इसी बिंदु पर विराम देता हूँ। हम कल फिर मिलेंगे और एक अन्य राजनीतिक मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार।